फील्ड पढ़ेंगे आज के बाद, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड क्या है पहले ये समझना बेटा। जैसे हम कोई मैग्नेट ले लें, तो इस मैग्नेट की सराउंडिंग में, जैसे यहां मैंने मैग्नेट रखा तो सराउंडिंग में कुछ ऐसा रीजन क्रिएट हो गया कि उस रीजन में कोई मैग्नेटिक नीडल रखता हूं, कोई आयरन का पीस रखता हूं, तो वो आ जाता है। मैग्नेट हटा दूंगा तो उस मैग्नेट, उस नीडल के ऊपर या उस आयरन के पीस के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। बट जब मैग्नेट रखता हूं तो उसके ऊपर फोर्स लग जाती है, और हमेशा भी नहीं लगती। अगर मैं मैग्नेट यहाँ रखूं, यहाँ कील रखा, फोर्स लगी, यहाँ रखा तो हो सकता है नहीं लगे। तो इसका मतलब इस मैग्नेट का ना कोई रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहां तक ये किसी दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकता है। उस रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, किसी चार्ज के अराउंड जो स्पेस होती है, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस हो, उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इन द सिमिलर वे अभी हम बात करेंगे अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब इट इज द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज स्पेस और रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। बेटा इस क्वांटिटी का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। Gravitational field intensity, which actually represents the strength of this field. I से represent करते हैं, it is force acting per unit mass. Therefore, I write I equals to F by m0. Force acting per unit mass is called as gravitational field intensity. यहां जो m0 है, m0 को बोलते हैं बेटा टेस्ट मास। टेस्ट मास क्यों बोला? क्योंकि इसकी हेल्प से हम टेस्ट करते हैं किसी फील्ड को। जैसे जैसे ये मैग्नेट है ना, तो ये जो नेल है, इसकी हेल्प से टेस्ट करेंगे, तो बोलेंगे ये टेस्ट है। मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो यहां हम बात करते हैं अबाउट ए टेस्ट मास। तो इसका ऐसे यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर केजी। The SI unit of gravitational field intensity is Newton per kg. एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, मैं डायमेंशन लिख लेता हूं पहले। डायमेंशनल फॉर्मूला जो इसका है, that is force per unit mass. Force is m1 l1 t minus 2 divided by m1, so it becomes l1 t minus 2. ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ये डायमेंशंस होते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। होना भी चाहिए, क्योंकि फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन भी तो होता है। इसलिए न्यूटन पर केजी को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। न्यूटन पर केजी को हम न्यूटन पर केजी को ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फोर्स अपॉन मास तो एक्सेलरेशन ही होता है। यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम है, ये याद रखना। द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ gravitational field intensity are same as that of acceleration due to gravity. Units and dimensions of gravitational field intensity
आर सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मैंने शॉर्ट में लिखा स्मॉल जी। ये एक्सेलरेशन नहीं लिखो ना, ड्यू टू ग्रेविटी क्यों लिखना है? एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन में तो कोई फर्क नहीं है तो एक्सेलरेशन ही। ठीक है, ये तो सिंपली हमारे पास डेफिनेशन आ गई। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। फोर्स लगाएगा कौन? कोई ऐसी बॉडी जिसका हम रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं। जैसे उस कील के ऊपर फोर्स लगाई किसने? मैग्नेट ने। तो मैग्नेट का फील्ड है, उस कील का फील्ड नहीं है। फील्ड इसका नहीं होगा, ये फोर्स ये नहीं लगा रहा है। फोर्स कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगा रहा है जिसके फील्ड को हम स्टडी, जैसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी एप्पल का मास है ये, तो अर्थ का भी अपना मास होगा। ये फोर्स लगेगी ही मास की वजह से, बट किसके मास की वजह से? किसी ऑब्जेक्ट के जिसके फील्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसके फील्ड को हमने स्टडी करना है। ठीक है बेटा, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक्सप्रेशन देखो बेटा, एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ही लिखूंगा मैं अभी। नाउ इट शुड बी अंडरस्टूड कि हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। अर्थ हो सकती है, कोई दूसरा प्लेनेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी बड़ी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है। इससे r डिस्टेंस दूर हम कोई टेस्ट मास रख लेते हैं m0। ठीक है, इसको बोलते हैं सोर्स मास, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स है। फील्ड इसके कारण बना, इसकी हेल्प से हम टेस्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज द टेस्ट मास। ठीक है, ए टेस्ट मास m0 is placed at a distance r from a source mass m। कितनी होगी बेटा इन दोनों के बीच में फोर्स? देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स F is equal to G m into m0 by r square, gm1 m2 by r square। तो यहीं से इस m0 को अगर आप शिफ्ट कर दो इधर, सो लिख सकते हैं therefore F by m0 is equal to gm by r square। लेकिन बेटा जो F by m0 है, यही इसी को तो हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। सो I क्या बन गया? gm by r square। और अगर हम I को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं बेटा gm by r square into r कैप। तो देख लो ना, एक्सप्रेशन वैसा ही आ रहा है, gm by r square ही तो होता है, कभी r square और कभी r plus h का होल स्क्वायर है तो डिस्टेंस का स्क्वायर। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। बट द मेन थिंग इज यहाँ जो आपने करनी है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हेन वी हैव मल्टीपल चार्जेस, सोर्सेस, चार्जेस नहीं बोलना, मासेस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे, उन सब का कंबाइंड इफेक्ट देखना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी है ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखो, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और इसका डिस्टेंस है r1। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2 और इसका जो डिस्टेंस है
R2। कोई तीसरा ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर टू सेंटर लेना हमेशा डिस्टेंस M3 R3 और ये है पॉइंट P। ठीक है, ऐसे ही कोई और ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, इट्स मास इज Mn और डिस्टेंस है Rn। एट ए पॉइंट P जो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी that will be vector sum of field intensities due to all the masses। वेक्टर सम आपको पता है क्या होता है, जैसे हमने फोर्स के लिए भी किया था। हम इसको न्यूमेरिकल तो नहीं करने वाले क्योंकि वेक्टर सम ऑलरेडी जैसे ट्राइंगल पे या किसी स्क्वायर के साइड्स पे पड़े होंगे, तो वैसे ही करना है। तो एक्सप्रेशन देख लीजिए, इट इज gm1 बाय r1 स्क्वायर इंटू r1 कैप, इसका प्लस gm2 बाय r2 स्क्वायर इंटू r2 कैप, gmn बाय rn स्क्वायर rn कैप। g आप चाहे कॉमन ले लो, g तो सभी में है, m1 बाय r1 स्क्वायर इंटू r1 कैप, m2 बाय r2 स्क्वायर इंटू r2 कैप, m3 बाय r3 स्क्वायर इंटू r3 कैप, mn बाय rn स्क्वायर इंटू rn कैप। तो ऐसे हम टोटल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये करो। बेटा जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए है, उसी ग्रेविटेशनल फील्ड को हम स्केलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने जब मोशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी तभी होती है जब बॉडी मोशन में है, मोमेंटम भी तभी होता है जब बॉडी मोशन में है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्केलर और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अभी देखो आगे क्या है। हम ग्रेविटेशनल फील्ड को वेक्टर फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। स्केलर फॉर्म में कैसे करेंगे? देयर इज ए टर्म कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। represented by the letter V. How we define this gravitational potential? It is work done per unit mass. ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट मास in bringing the mass from infinity to that point. That point किसको बोल रहे हैं? जिस भी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है या जिस भी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास। दैट मीन्स पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज W डिवाइडेड बाय m0। You know work is a scalar quantity, so is mass, right? तो ऐसे यूनिट क्या हुआ? joule per kg. What is SI unit of gravitational potential? It is joule per kg.
ठीक है, एंड व्हाट आर द डायमेंशंस? जैसे वर्क है m1 L2 T-2, मास के लिए आई राइट m1, सो इट इज इक्वल टू L2 T-2। आपको याद होगा 10th में भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट मास। अब ये वर्क कैसे कैलकुलेट करना है? डेफिनेशन तो सेम ही है, 9th में भी पढ़ी होगी आपने ये डेफिनेशन जब ग्रेविटेशन पढ़ा था। देखो अगर ये कोई सोर्स है और सेंटर से लेके r डिस्टेंस तक यहां पर हमने फाइंड करना है पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट P पे। ये होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब फील्ड से बाहर, इन्फिनिटी मतलब आउट ऑफ द फील्ड। तो अगर ये दो पॉइंट्स हैं A और B जो फील्ड के अंदर हैं, और A से लेके जो B का डिस्टेंस है वो है dx। A पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो x ले लेते हैं। लेट dw be the small amount of work done in bringing an object of mass m0 from A to B। कितना वर्क है सपोज dw, देन ये dw होगा कितना f इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर पॉइंट ये m0 यहां से लाया हमने, A का डिस्टेंस है x, सो dw इज इक्वल टू gm इंटू m बाय x स्क्वायर इंटू dx, क्योंकि फोर्स कितनी है gmm बाय x स्क्वायर। सो टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन in bringing the object from infinity to point P is इसी को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इस इंटीग्रेशन में कैसे पता चलेगा कि इन्फिनिटी से पॉइंट P आया? सोचो बेटा, जब इन्फिनिटी पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट तो x की वैल्यू होगी इनफिनाइट, और जब हमने P पर लाया तो x की वैल्यू हमने ली हुई है r। आपको इंटीग्रेशन में बताया था कि ये जो लिमिट्स होती हैं ये x की ही लिमिट्स होती हैं, x की ही वैल्यूज होती हैं, और ये भी आपने बहुत बार कर लिया। अब तो 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होती है? -1/x, बिकॉज वी राइट इट एज x - 2 + 1 divided by -2 + 1, so x - 1/-1, so that is -1/x। so ये बन जाएगा आपके पास gmm 1/x² की इंटीग्रेशन क्या हो गई? -1/x from infinity to r। -gmm 1/r - 1/∞। माइनस मैंने बाहर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके मास को m0 लिया तो यहाँ मैं m0 ही लिखूंगा ना,
1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। बेटा जो 1 बाई इन्फिनिटी है वो तो 0 होता है, सो डब्ल्यू क्या बन जाएगा, माइनस जी एम एम बाई आर एम जीरो। तो डब्ल्यू बाई एम जीरो क्या हुआ, इट मीन्स that W by M0 equal to minus GM by R, और इसी W by M0 को पोटेंशियल बोलते हैं, माइनस GM by R। ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया। सो विद इंक्रीज इन डिस्टेंस लेट मी नो कि पोटेंशियल बढ़ता है या कम होता है। विद इंक्रीज इन R मतलब नियरर पॉइंट और फार ऑफ पॉइंट, with increase in distance the gravitational potential, बोलो increases or decreases, it increases because नेगेटिव है ना। ऐसे तो ये नेगेटिव नहीं होता तो बोलते आर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वी कम होगा। अब नेगेटिव कम हो रहा है, नेगेटिव कम होना मतलब -8 से -6 हुआ, तो ये कम थोड़ी ना हुआ, ये एक्चुअली बढ़ा बिकॉज -6 इज ग्रेटर देन -8। सो पोटेंशियल अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे निकालना है तो पास वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा कम होता है, दूर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाता है। देखो सपोज करो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, देयर इज ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1, देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2, देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट जिसका मास है m3। या ऐसे करते हैं हम एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में ही इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे इक्वल मास वाले 3 पार्टिकल्स हैं। मैं डिफरेंशिएट करके बोल देता हूं m1 m2 m3, बट हैं तीनों m के बराबर। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड जो है वो a है। तो बेटा ये बताएं आप कि ये जो सेंट्राइड होगा ट्राइंगल का, ट्राइंगल की ज्योमेट्री मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, इस सेंट्रॉइड पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी होगी जो हमने पहले पढ़ा, और इस सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल की कितनी वैल्यू होगी। कैलकुलेट द intensity, gravitational intensity on the centroid of this equilateral triangle and also calculate the potential। चलो पूरी ज्योमेट्री बता रहा हूं इसकी दोबारा से। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सेंट्रॉइड, इस मास m1 की इंटेंसिटी I1, इस मास m2 की इंटेंसिटी I2 और इस मास m3 की इंटेंसिटी I3। ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस भी x, तो ये x हो जाएगा 2/3 ऑफ h, दैट इज 2/3 √3/2a। सो x विल बी इक्वल टू √3/3a। या हम x को और भी कुछ लिख सकते हैं, अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से डिवाइड करो, तो x को लिखा जा सकता है a/√3। ठीक है, ये वाला I1 का कितना मैग्नीट्यूड होगा, g m बाय, मैंने m1 को m ही लिखा, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 3gm/a स्क्वायर। पता चला कैसे आया ये, जब आप x की जगह a/√3 डालोगे तो a स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, दैट 3 विल गो अप। I2 का भी इतना ही मैग्नीट्यूड आएगा, I3 का भी इतना ही मैग्नीट्यूड आएगा, बट हम इन तीनों को सिंपली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इन तीनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। ये I1,
ये I2, ये I3 एंड दिस एंगल इज 120। वेक्टर्स में आपने एक डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनका रिजल्ट उनके बीच में एंगल 120 हो, मैग्नीट्यूड बराबर है और एंगल 120 है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो उतना ही आएगा जितना एक है। ऐसे होता है ना फॉर्मूला, याद करो, R इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, रिजल्टेंट क्या आएगा? 2a cos थीटा बाई 2। सो दैट वुड बी 2a cos 120 बाई 2। सो दैट इज 2a cos 60। cos 60 is 1 by 2, तो आंसर विल बी a ओनली। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, इसको कैंसिल कर देगा। तो सिमेट्री कंसीडरेशन के बेसिस पे ही आप बोल सकते हो कि इस सेंट्रॉइड पे जो नेट फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी, राइट। लेकिन अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल तो सिंपल एडिशन है ना। पहले एक का पोटेंशियल देखिए, इसके पोटेंशियल को, उसमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल इज माइनस जी m1 बाय एक्स, सो दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय एक्स की जगह क्या, a बाय रूट 3। सो माइनस रूट 3 जी एम बाय a। v2 भी इतना होगा, v3 भी इतना ही होगा। तो टोटल जब आप निकालोगे कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड कर दो। पोटेंशियल में आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। So the answer will be 3 root 3 gm by a। फील्ड इंटेंसिटी को जब आपने कैलकुलेट करना है तो डायरेक्शन का हिसाब रखना है, वेक्टर लॉज लगाने हैं। लेकिन जब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सिंपली जितना एक का, दूसरे का, तीसरे का, तीनों को ऐड कर दो विद कंसिडरेशन ऑफ दिस नेगेटिव साइन आल्सो। इसी नेगेटिव साइन के बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि विद इंक्रीज इन डिस्टेंस द पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बढ़ता है। ठीक है, इतना कर लीजिए। कल पोटेंशियल एनर्जी और उसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे।